चलो यहाँ पे देखो, चार चीज़ें हमने पढ़ लिया था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और उसके बाद से विशेषण। ये चार चीज़ें हमारा जो है टॉपिक खत्म हो गया, जिनको चारों को हम लोग विकारी नाम देते थे। देखो, संज्ञा था, उसके बाद से सर्वनाम, सर्वनाम के बाद से आपका विशेषण, और विशेषण के बाद से क्या था, क्रिया। इन चारों को हम लोग विकारी बोलते हैं। विकारी जिसके में क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है। परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे लिंग, वचन और कारक के अनुसार। तो लिंग, वचन, कारक के अनुसार इन चारों में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग विकारी को छोड़कर क्या, अविकारी। अविकारी का मतलब जिसके लिंग और वचन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को हम लोग विकारी बोलते हैं। और चार बच गए आपके, 8 होता है ना, तो चार जो बच गए वो आपके अविकारी होते हैं। और इन्हीं अविकारी को हम नाम देते हैं अव्यय भी। हालांकि अव्यय हमारे 5 प्रकार के होते हैं। इसमें एक नया चीज़ शामिल होगा, वो शामिल होगा आपका निपात। ठीक है, निपात, इसमें भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके भी लिंग और वचन में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उससे हम लोग निपात बोलते हैं। तो निपात भी इसमें आता है। तो अव्यय, पहले अव्यय की बात करते हैं कि अव्यय होता क्या है। तो अव्यय जो है आपका दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक अ देख रहे हैं इसमें, और एक जो है आपका क्या है, व्यय। अ का मतलब सभी को पता है क्या होता है, नहीं, और व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। व्यय उसी को बोलते हैं ना, व्यय माने क्या होता है, खर्च करना। तो अ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब होता है खर्च। जो खर्च नहीं हो, जो खर्च नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो परिवर्तन न हो, उसमें कोई भी परिवर्तन न हो, अपरिवर्तनशील। इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील का मतलब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो ठीक जैसे आते हैं वैसे ही आपके प्रयोग होते हैं। आप इन शब्दों में कभी भी चेंजेज नहीं कर सकते या परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे बात करें कि तथा, क्या तथा से कोई और शब्द बना सकते हो क्या, इसके लिंग या वचन में परिवर्तन कर सकते हो, नहीं। वैसे ही बात करते हैं सामने, तो सामने में क्या आप इसको बदल सकते हैं, बना सकते हैं, इसका कुछ परिवर्तन कर सकते हैं एक शब्द से, नहीं कर सकते। जिसके शब्द में कोई भी परिवर्तन ना हो, ठीक है, वो अविकारी तो होता ही है। ठीक है, उसी का नाम हम लोग देते हैं अविकारी। और ये अव्यय जो होते हैं आपके कुल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो अव्यय क्या है बताइए, अव्यय क्या है। अव्यय का मतलब होता है जो कभी खर्च न हो, यानी जिस शब्द में कभी भी परिवर्तन न हो, अपरिवर्तनशील हो। क्या हो, अपरिवर्तनशील हो, उसे ही नाम हम लोग क्या देते हैं, अव्यय देते हैं। तो अव्यय शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, अधन व्यय से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जो खर्च न हो या जो बदले नहीं, क्या हो, अपरिवर्तनशील हो, उसी को नाम हम लोग क्या देते हैं, आपका अव्यय देते हैं। तो समझ में आया अव्यय क्या होता है। हाँ, अब इसकी डिफिनेशन लिखिए नीचे, अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए। अव्यय शब्द, हाँ पहले इसका अर्थ लिख लीजिए, अर्थ। अव्यय शब्द अधन, अव्यय शब्द अधन व्यय से मिलकर बना है। अव्यय शब्द अधन व्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जो खर्च न हो, जो खर्च न हो, जो खर्च न हो, जो बदले नहीं, जो बदले नहीं, जो बदले नहीं। इसका मतलब क्या है, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। जो खर्च नहीं होता है उसे ही हम लोग अपरिवर्तनशील भी नाम देते हैं। तो अपरिवर्तनशील हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा, अब इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में
ऐसे शब्द जिनके रूप में ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन आदि के अनुसार लिंग वचन आदि के अनुसार परिवर्तन न हो, जो वैसे के वैसे बने रहे उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं। जैसे की बात करते हैं, जैसे यहाँ, सामने, तथा इत्यादि। इसमें आप कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ हो गया, सामने हो गया, तथा हो गया, इत्यादि करके इन तीनों शब्दों में आप कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे शब्द आए हैं ठीक वैसे ही शब्द आपके प्रयोग किए जाएंगे। हाँ बोलिए, कुछ डाउट है कहीं पे कुछ भी? सर सामने जो है उसका सामना नहीं, काहे नहीं, सामना करना हो ही सकता है, लेकिन ऐसे कोई शब्द पे जो है ना और वाक्य पे कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। हाँ, और वो यहाँ पर यही भी हाँ जी, तो इसमें लिंग और वचन इसके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। उसमें लिंग और वचन में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उसमें लड़का से लड़के बन जाता है, लड़की बन जा रहा था ना, लेकिन यहाँ पे नहीं बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप नहीं बना सकते। इसके लिंग में या वचन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं आप। ये बोल रहा है कि लिंग वचन क्या यहाँ और यहाँ से वहाँ, यहाँ और यहीं से क्या आप उसके लिंग और वचन में परिवर्तन कर सकते हैं? तो कोई सेंटेंस बताइए हमको। नहीं कर सकते हैं। जो सेंटेंस रहेगा वही रहेगा, लिंग और वचन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए तो नाम इसका अव्यय देते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए इसका नाम आपका अव्यय होता है। हाँ, अब इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो अव्यय के जो प्रकार होते हैं ना, वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार, ठीक है। और 5 प्रकार को नाम लिखते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। पहला क्या है आपका? क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध सूचक। तीसरा है समुच्चय बोधक। हाँ, समुच्चय बोधक। और चौथा है, हाँ ठीक है, विस्मयादि बोधक। और 5वां है निपात। 5वां क्या है आपका? निपात। ये है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और उसके बाद से क्या है? निपात। ये 5 होते हैं, जो कि इन चारों को हम नाम क्या देते हैं? अविकारी। इन चारों का नाम क्या होता है? अविकारी होता है। ठीक है, अविकारी होता है। और एक निपात होता है। नहीं, इसको अलग लेकर चलते हैं। हाँ, 5। अविकारी में ये 4 आपके होंगे। ठीक है, एक निपात अलग सा जाता है इसमें। देखिए, अविकारी में केवल ये 4 शब्द होंगे,
और विकारी में अविकारी में ये 4 शब्द होंगे, निपात क्या होगा आपका? अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि अविकारी जो शब्द होते हैं ना, उसका संबंध अव्यय से होता है। सॉरी, अव्यय से नहीं, बल्कि 5 का संबंध तो अव्यय से होता है, पर अविकारी का संबंध केवल इन किससे होता है? इन 4 से होता है। अविकारी में आपका निपात नहीं आता है, ठीक है। अविकारी में जो है निपात आपका नहीं आता। देखो, निपात का मतलब होता है कि इनका व्याकरण के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, न ये व्याकरण को प्रभावित करते हैं। तो व्याकरण का कोई भी प्रभाव जो है निपात का नहीं पड़ता है व्याकरण पे, ठीक है। प्रभाव पड़ता है तो किसका पड़ता है? इन 4 का। और इन 4 को ही नाम क्या देते हैं हम लोग? अविकारी। तो एक निपात हेडिंग देकर लिख लेंगे उसमें, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं निपात। निपात इनका व्याकरण के साथ न संबंध होता है इनका व्याकरण के साथ न संबंध होता है। अविकारी इसमें निपात नहीं आएगा। रुक जा। न ये व्याकरण को प्रभावित करते हैं, बोलो क्या कर रहे हो? हाँ, 4 अविकारी हैं। नीचे वाला नहीं है, केवल वो किस में आता है? अव्यय में आता है। निपात नहीं है। नहीं, निपात अविकारी नहीं है। 4 को दिखाया है ना यहाँ पे, तो ये 4 अविकारी है। निपात अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द जो होते हैं ना, इस अविकारी शब्द को आप क्या कह देंगे? इसे अव्यय भी कहते हैं, लेकिन पर आप निपात को जो है अविकारी नहीं कह सकते। ये चीज़ें ध्यान रखना। हाँ, अविकारी में निपात शामिल नहीं होता है। ऐसे भी देख लो, बनाया ना यहाँ पे कि अविकारी केवल 4 होंगे, निपात आपका बिल्कुल क्या होगा? अलग होगा। इसका व्याकरण के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, और ना ही ये व्याकरण को क्या करता है? प्रभावित करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसीलिए निपात वहाँ पे थोड़ा सा लिखवा दिए। अब इसमें हम लोग हेडिंग देंगे आपका क्रिया विशेषण। क्या? हाँ, अब इसमें हम लोग पहला नंबर पढ़ेंगे, वो है आपका कौन सा? क्रिया विशेषण। तो हेडिंग देना अगला क्रिया विशेषण। हेडिंग देना क्रिया विशेषण। अब देखना इसमें ये विशेषण बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया हो ना, क्रिया भी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिया हो, ठीक है। क्रिया भी अच्छे तरीके से पढ़ लिए, विशेषण भी अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ लिए। और यहाँ पे अगला आ गया हमारा क्रिया और विशेषण। क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की क्या बताता हो? विशेषता बताता हो, उसे ही हम लोग नाम क्या देते हैं? क्रिया विशेषण देते हैं। वहाँ पे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता था, समझ रहे हो ना? पीछे जब पढ़े थे विशेषण, तो विशेषण क्या था? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता था, उसे ही हम लोग क्या बोलते थे? विशेषण बोलते थे। यहाँ पे अब किसकी विशेषता बताएगा? ये क्रिया की। आज जब क्रिया की विशेषता बताएगा, तो इसलिए क्रिया को नाम हम लोग क्या देंगे? उसको नाम क्या देंगे हम लोग? क्रिया विशेषण। जैसे इसके एग्जाम्पल पे बात किया जाए कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ, कहाँ पढ़ता हूँ? यहाँ। तो देखो, ये पढ़ना क्या है आपका? क्रिया है। तो पढ़ना ये हो गई आपकी क्रिया। और यहाँ जो है ये क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसलिए यहाँ जो शब्द है वो बताइए कौन सा शब्द हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, इसकी परिभाषा लिखिए परिभाषा। हाँ, बोलते रहे हैं, ठीक है। परिभाषा इसकी लिखिए। क्रिया विशेषण का अर्थ होता है, क्रिया विशेषण का अर्थ होता है
क्रिया विशेषण का अर्थ होता है, क्रिया विशेषण का अर्थ होता है क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाला, क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाला, क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाला, क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाला। अतः ऐसे अव्यय, अतः ऐसे अव्यय, अतः ऐसे अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होगा? अविकारी शब्द ना, अविकारी शब्द। अतः ऐसे अव्यय या अविकारी शब्द जो क्रिया शब्दों की, जो क्रिया शब्दों की विशेषता, जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, तो यहाँ जो होगा वो क्या होगा? आपका क्रिया विशेषण होगा। उसके बाद से आएगा इसका प्रकार। ठीक है, प्रकार में है क्रिया विशेषण के मुख्यतः चार प्रकार हैं। क्रिया विशेषण के मुख्यतः चार प्रकार हैं जो अर्थ के आधार पर, जो अर्थ के आधार पर, जो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार हैं, जो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। ठीक है, प्रकार हैं। देखो, चार प्रकार के विशेषण होते हैं क्रिया विशेषण। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा क्या होता है? परिमाणवाचक होता है। अब बताइए, ये विशेषण हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सा विशेषण पढ़ रहे हैं? आपका क्रिया विशेषण। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, तो हमें क्रिया के साथ क्या करना होगा? प्रश्न करना होगा। आप प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलेगा ना, वो आपका क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। ये क्रिया विशेषण बोल रहे हैं। ये चारों प्रकार में से कोई एक होगा, चारों प्रकार में से कोई एक होगा। अब कैसे होगा? किसके साथ हम क्या प्रश्न करेंगे? किसके साथ हम क्या प्रश्न करेंगे और कि उत्तर मिले कि हमारा रीतिवाचक हो जाए, कालवाचक हो जाए, परिमाणवाचक हो जाए और क्या हो जाए? स्थानवाचक हो जाए। तो चारों का एक एक शब्द है, मात्र ये ध्यान रखना है, क्रिया के साथ अगर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो आपका इन चारों प्रकारों में से कोई एक होगा। अब क्या किसके साथ प्रश्न करेंगे ये ध्यान देना। इसके साथ आप प्रश्न करोगे कहाँ? क्या इसके साथ प्रश्न करोगे आप? कहाँ? क्रिया के साथ कहाँ से जब प्रश्न करोगे या जो तुम्हारा आंसर मिलेगा वो आपका कौन सा होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। समझ में आया? आएगा जब एग्जाम्पल तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो होता है कब। कहाँ? कब। अगर क्रिया के साथ कब प्रश्न करके जो उत्तर मिलता है करने पर, वो आपका कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कहाँ, कब, कैसे। तो रीतिवाचक में क्या होता है कि कैसे से जब आप प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ, तो जो उत्तर मिलता है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो कहाँ, कब और कैसे, कहाँ, कब और कैसे और कितना,
समझ रहे हो, कितना। तो इसमें अगर प्रश्न करते हो कितना से, तो जो तुम्हारा आंसर मिलता है वो तुम्हारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। आया समझ में? हाँ, बस इतना ही लिखना है, और क्या है। बस इतना। हाँ जी, क्रिया के साथ यहाँ पे लिख सकते हो, लिख लो, क्रिया के साथ एक लिख लो, बाकी सब समझ जाओगे, ठीक है। क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न करने पर उत्तर मिले वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहला होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब इसके ढेरों सारे एग्जाम्पल हम नीचे लिख रहे हैं, तुम लोग खुद बताओगे कि कौन सा इसमें है, ठीक है। पहला नंबर तुम लोग लिखते जाओ इसको, ठीक। चलो एक चीज है यहाँ पे दिया गया है, जैसे कहा था कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जब आप कहाँ से प्रश्न करेंगे, जैसे एग्जाम्पल है कि वे लोग रोज यहाँ आते हैं। कहाँ आते हैं? यहाँ। तो यहाँ जो होगा बताइए वो कौन सा होगा आपका? स्थानवाचक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मैं दिन भर पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ? दिन भर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से लिखो, कैसे लिखो? बार बार लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। वह 2 किलो आम लेकर आया। कितना लेकर आया? 2 किलो। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। समझ गया ना? ठीक है। अब देखिए नोट में ये दिया गया है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक क्रिया विशेषण की किसी भी प्रकार का उदाहरण बन सकता है। कहने का मतलब कि एक क्रिया विशेषण इसका भी बन सकता है, हो सकता है इसका हो सकता है इसका हो सकता है इसका हो, यानी चारों में से किसी का भी प्रकार क्या हो सकता है? बन सकता है। उपयुक्त यहाँ पे दिया है कि क्रिया विशेषण का निर्धारण हम लोग सदैव उपयुक्त प्रश्नों के आधार पर करें, यानी कि प्रश्नों के आधार पर ही क्रिया विशेषण का निर्धारण करते हैं कि कौन सा होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा कि चौथा होगा। दूसरा चीज़ है कि एक क्रिया विशेषण जो होता है ना, वाक्य के शुरुआत में, मध्य में, ठीक है, या तो शुरुआत में आएगा या फिर क्या आएगा? मध्य में आएगा, या क्रिया के ठीक क्या जाए? पहले, कहीं पर भी आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका क्रिया के ठीक पहले ही आएगा, बीच में भी आ सकता है और शुरुआत में भी आ सकता है, ठीक है, पहले। उसके बाद से अगला दिया है कि एक वाक्य में एक से अधिक क्रिया विशेषण आ सकते हैं। एक से अधिक भी हो जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, चाहे वे समान प्रकार के हो चाहे भिन्न प्रकार के हो, अर्थात या एक ही प्रकार के या सभी प्रकार के, मतलब चारों में से। ये भी प्रकार हो सकता है, ये भी प्रकार हो सकता है, 2 ये साथ आ जाए या 2 ये साथ आ जाए, या फिर 2 या चारों एक के साथ आ जाए। समझ रहे हो ना? लेकिन उसको लिखना कैसे होता है तो हम लोग बात करेंगे जब इसका एग्जाम्पल देंगे उस पर, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे घर से करके लाइएगा, ठीक है। फिर हम अगले दिन इसको हम व्याख्या करेंगे, यानी वहाँ पे बताएंगे आपका कि कौन कौन सा क्रिया विशेषण आपका है, ठीक है। तो लिखिए पहला नंबर, लिखिए पहला नंबर लिखिए। वे लोग रोज यहाँ आते हैं। वे लोग रोज यहाँ आते हैं। हाँ, होमवर्क है। वे लोग रोज यहाँ आते हैं। नहीं करे? वे लोग रोज यहाँ आते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें 2 क्रिया विशेषण है आपके, ठीक है। वे लोग रोज यहाँ आते हैं, हाँ, दोनों लिखना होगा। देखना कैसे लिखोगे, आप इधर से लिखोगे हमेशा। पहले नंबर 2 आता है ना, 2 क्रिया विशेषण है या 2 से अधिक है, तो पहले इधर वाले से ही शुरुआत करेंगे, इधर वाला फिर इधर वाला लिखेंगे आप। 2 क्रिया विशेषण है इसमें, लेकिन अब तुम्हें देखना होगा कब, कैसे, कितना और कब, कैसे, कितना और कहाँ, चारों से जो मिलेगा उसको देख लेना कहाँ कहाँ मिल रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें 2 है और इधर से ही लिखेंगे आप, पहले ये वाला लिखेंगे, उसके बाद से दूसरा वाला जो आएगा उसको लिखेंगे। वह आजकल दूसरा नंबर, वह आजकल यहाँ बहुत आता है। तीसरा,
यह बच्चा सुबह पेट भर दूध पीता है। सुबह पेट भर दूध पीता है। हाँ, पेट भर। तीसरा, हम फिर कभी यहाँ आएंगे। यहाँ आएंगे। हाँ, हम फिर कभी यहाँ आएंगे। कभी यहाँ आएंगे, ठीक है। अब वे कर ही क्या सकते हैं? कर ही क्या सकते हैं? इसे बार बार लिखो। इसे बार बार लिखो। इसमें वह बार बार यहाँ आता है। वह बार बार यहाँ आता है। अरे तो देखना ध्यान से, इसमें कुछ और होगा, ठीक है। आगे सड़क बन रही है। आगे सड़क बन रही है। 9वां नंबर, आज मैं आगे चल रही थी। आज मैं आगे चल रही थी। 10वां, वह तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता है। 11वां, अभी अभी, ठीक है, वह तेज दौड़ता है। 11वां यहाँ पे लिख लेंगे। अभी अभी एक बच्ची, अभी अभी एक बच्ची, हाँ, अभी अभी एक बच्ची उधर गई है। उधर गई है। 12 नंबर, मोहन अचानक यहाँ आ गया था। आ गया था। हाँ जी, ये 10 है। ये 10 है कि 12 है? 12 है ना, तो 12 को बना कर लेकर आओगे कौन कौन सा दिया गया है इसमें, ठीक है। हाँ, वो चारों से प्रश्न करोगे या जो आंसर मिलेगा उसको लिखते जाना। आकर फिर मिला लेना, देखना कितना हमारा सही और गलत हो रहा है। एक भी गलत नहीं होना चाहिए इसमें। हम बताएं जैसे लिखने के लिए वैसे लिखोगे। पहले इधर से करोगे कि एक बता दे इसमें से, बता दे एक। चलिए यहाँ पे देखिए, वे लोग रोज यहाँ आते हैं। कहाँ आते हैं? यहाँ। कहाँ से जब प्रश्न मिलता है तो कौन सा होता है? स्थानवाचक। तो इसका मतलब इसमें कौन सा है? स्थानवाचक। पहला ये इधर से ही लिखेंगे, पहला स्थानवाचक। उसके बाद से कब आता है? रोज, यानी कि कालवाचक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कालवाचक। तो पहले कौन सा आया? स्थान। तो आपको इधर से ही नाम लिखना है। तो इसका क्या होगा? क्रमशः। 2 चीज़ें आया ना, तो एक होगा स्थानवाचक, वह स्थानवाचक, और उसके बाद से कालवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए? हाँ हाँ, ऐसे, क्योंकि 2 आया है ना इसमें। समझ में आया जी? हाँ, यहाँ पे प्रश्न किए, कहाँ आता है? यहाँ आता है। कब आता है? रोज आता है, ठीक है। तो इसलिए 2 है, तो पहले इधर से आप लिखेंगे ना। तो हाँ, किसी में भी 2 से अधिक आता है चाहे 2 आता है तो इधर से लिखेंगे। तो यहाँ स्थानवाचक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? रोज कालवाचक। तो इसलिए क्रमशः करके स्थानवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। हाँ, समय विशेषण लगेगा, ठीक है।